गुड इवनिंग, नमस्कार। घड़ी इशारा कर रही है रात के 9 बजने के और हम आपके सामने लेकर के हाजिर हो गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक का अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आ जाइए, गुड इवनिंग का कमेंट करते जाइए नीचे और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो मिल सके। और अगर आपको नीचे कहीं भी जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं इसमें कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है saurabh03722@gmail.com। आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट। ये आप पक्का एकदम 100% कन्फर्म रख के समझ के चलिए कि अगर आप ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा यह पूछते हैं, हमने जो आपको पहले बताया था कि गति का तीसरा नियम क्या होता है, ये आप फटाफट कमेंट करिए। हमने आपको बता दिया था और बताया था कि तीसरे नियम पे आपको न्यूमेरिकल से मिलेंगे, तो फटाफट कमेंट करिए कि गति का तीसरा नियम क्या होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका कमेंट्स अच्छे से करते हैं। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले जिसका कमेंट आता है उसका वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। और आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं केपलर के नियम का। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि केपलर का नियम जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कितना है। तो आप इतना यह कंफर्म समझिए कि लगभग 2002 के बाद से अब 2019 तक लगातार केपलर के 3 नियम होते हैं। इन तीनों नियम में से कोई ना कोई एक नियम निश्चित रूप से पूछता है आपसे, और कभी के 2 नियम पूछते हैं, लेकिन आप इतना 100% कंफर्म मान के चलिए कि आपका इसमें से एक इनका केपलर का नियम निश्चित रूप से आने वाला है। तो इसलिए आपको तीनों नियम केपलर के अच्छे से समझने हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं केपलर का नियम। तो देखें साहब, केपलर ने अपने 3 नियम दिए हैं, जिसको हम प्रथम नियम, केपलर का प्रथम नियम, केपलर का द्वितीय नियम और केपलर का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि भाई केपलर का प्रथम नियम क्या होता है। इसके पहले हमने आपको एक चीज और बताया था कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसका भी आप लोग कमेंट्स करिए कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। और एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सबसे कम उपग्रह होते हैं। इसका भी क्वेश्चन, आप इसका भी आंसर फटाफट नीचे कमेंट करिए। देखते हैं कौन बच्चा इस पे अच्छे कमेंट्स करता है, सबसे सटीक आंसर किसका बैठता है। ठीक है, तो केपलर का जो प्रथम नियम है, इसके पहले एक चीज ये स्पष्ट हो जाए कि केपलर के जो तीनों नियम हैं ये ग्रहों से संबंधित हैं, उनके अक्षों से संबंधित हैं और सूर्य से संबंधित हैं। ठीक, तो आइए प्रथम नियम की हम बात करते हैं। इसे हम केपलर का प्रथम नियम कहते हैं या फिर हम इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। अब भाई ये कंफ्यूजन में आप लोग ना पड़ जाना, कहीं कहीं पता लगा मिल जाए आपको कि केपलर का प्रथम नियम लिखिए, तो ठीक है तब तो आप लिख दें। लेकिन भाई अगर दे दिया गया कि कक्षाओं का नियम लिखिए तो कंफ्यूज हो जाए कि भैया हमने कक्षाओं का नियम तो पढ़ा ही नहीं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे आपको कक्षाओं का नियम मिलता है या फिर केपलर का फर्स्ट लॉ मिलता है, दोनों बात एक ही है। तो देखिए केपलर का प्रथम नियम में कहते क्या है कि जो सभी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह होते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में या एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं तथा सूर्य उनके मुख्य फोकस पर स्थित होता है। ये होता है आपका केपलर का फर्स्ट नियम। अब इसकी थ्योरी हम अच्छे से समझते हैं। देखिए हमने सबसे पहले कहा क्या कि सभी ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के, ये आपका क्या है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों एक एक दीर्घ वृत्ताकार पथ बनाइए। दीर्घ वृत्ताकार पथ का मतलब एक ये होता है आपका गोला। कहीं कहीं पर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि लिख देते हैं कि केपलर के प्रथम नियम में कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको भूल के भी यह नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना क्या है ये समझिए। जो सभी ग्रह होते हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं तथा सूर्य उनके मुख्य फोकस में स्थित होता है। आपका केपलर का फर्स्ट लॉ यहीं से समाप्त होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आप इतना लिखिए, उसके बाद आप ये फिगर बना दीजिए। आपका अगर प्रथम नियम आता है 3 नंबर में तो पक्का पक्का समझिए 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। फिर दूसरा बात करते हैं केपलर के द्वितीय नियम की। देखें, अब केपलर का प्रथम नियम तो साहब बहुत आसान था, मगर सर जी केपलर का जो द्वितीय नियम है और केपलर का जो तृतीय नियम है ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल महसूस होगा।
तो बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, पांडे जी टेक्निकल से जुड़े हैं, आपको पॉलिटेक्निक की पूरी अपडेट्स इस चैनल पे मिलती हैं। बहुत जल्द आप लोगों की डिमांड्स पे हम जिस दिन कंडीशन अप्लाई करेंगे लाइव भी आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केपलर के द्वितीय नियम और तृतीय नियम को बिल्कुल क्रिटिकल समझें। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे कि केपलर का द्वितीय नियम क्या होता है और तृतीय नियम क्या होता है। देखिए भैया, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था प्रथम नियम में कि सूर्य दीर्घवृत्ताकार कक्ष के मुख्य फोकस में स्थित होता है तथा जो सभी ग्रह होते हैं वो उस दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए भाई, हम मान लेते हैं आपका सूर्य यहाँ पर है, रेड कलर से आपको समझाते हैं। सूर्य यहाँ पर आपका हो गया और ये आपका एक दीर्घवृत्ताकार पथ हो गया। इस पर हम कोई ग्रह मान लेते हैं, यहाँ पर आपका स्थित है ए से। ठीक, तो केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है, इसे हम क्षेत्रफलीय चाल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, देखिए यहाँ पर सन था, यहाँ पर आपका कोई भी एक ग्रह है जिसकी स्थिति ए है। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यही आपका कहलाता है केपलर का द्वितीय नियम। फिर से इसको समझते हैं। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली ये जो रेखा होती है ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब इसकी थ्योरी क्या होगी, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। ये आपका सन हुआ, ए स्थिति पर आपका कोई एक ग्रह हो गया, तो मानते हैं हम डेल टी समय के पश्चात इस ग्रह की स्थिति बी पर पहुंच जाती है। तो इस भुजा के द्वारा ये जो आपका एस ए भुजा है, फिर से कलर चेंज करते हैं पेन का अपने, फिर समझाते हैं। जो आपका एस ए ग्रह है, ये जो लाइन है ये समान समय मतलब डेल टी समय में इतना क्षेत्रफल अगर कवर करती है। फिर दूसरी स्थिति में आप मान लीजिए आपका कोई पिंड यहाँ पर सी यहाँ पर हो गया, कोई ग्रह, ठीक है, कोई ग्रह आपका यहाँ पर सी बिंदु पर है और फिर यहाँ पर अगर डेल टी समय के पश्चात इस सी की स्थिति देखी जाएगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी डी पर, और जो डी से एस को मिलाने वाली रेखा होगी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, बस और कुछ नहीं है। देखें इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफलीय चाल का नियम आपका क्या कहता है कि यहाँ पर कोई स्थिति इसकी ए थी, ये डेल टी समय के पश्चात बी स्थिति पर ग्रह पहुंच जाता है और इसका क्षेत्रफल अगर ए रहता है तब कोई भी पिंड, मान लीजिए वही पिंड आपका स्थिति चेंज करके सी पर आ जाता है, तब ये जो सी एस रेखा है इसके द्वारा क्षेत्रफल ये जो होगा आपका डेल टी समय में, यह क्षेत्रफल भी ए के बराबर ही होगा। ठीक है, इसीलिए बार बार हम अपने पेन की स्केल चेंज करते जा रहे हैं कि कहीं पर भी कंफ्यूजन से ना हो। तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हमने समझा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। प्रथम नियम हमने पढ़ लिया है, बहुत ही आसान है। सेकेंड वाला हम फिर से पढ़ते हैं कि किसी भी ग्रह को, आप इस फिगर से समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। बस आपका जो केपलर का द्वितीय नियम है ये आपका समाप्त हो जाता है। ये जो आपका ग्रह है ए, यहाँ का जो ये क्षेत्रफल होगा यह भी मान लेते हैं हम, इसको ए डैश मान लेते हैं क्षेत्रफल, यह इसके क्षेत्रफल के ए डैश के बराबर होगा। आपका यही कहलाता है केपलर का द्वितीय नियम, या फिर आप इसको न्यूमेरिकल रूप में या गणितीय रूप में लिख सकते हैं, डेल ए बटे डेल टी इज इक्वल टू 1/2 डेल आर इंटू डेल पी बाई एम। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई पी क्या है, तो पी हमने पहले भी पढ़ा था, हम अब भी पढ़ रहे हैं। पी हमेशा क्या होता है, संवेग होता है, और संवेग बराबर एम इंटू बी होता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, फटाफट इसका भी कमेंट करिए कि संवेग का मात्रक क्या होता है। चलिए इसका कमेंट करिए, संवेग का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आपका जब इसको कहा जाए कि न्यूटन, ये जो केपलर थे इनके द्वितीय नियम को आप गणितीय रूप में लिखिए, तब आपको यही लिख देना है कि डेल ए बटे डेल टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल आर इंटू डेल पी बाई एम, जहां पर आपका पी क्या होता है, संवेग, संवेग इज इक्वल टू वो होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग। अब इसका मात्रक आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अगर नहीं आपको आता है इसका मात्रक तो हमने अपने इसके पहले के वीडियो से मैं बता दिया है, हर एक के मात्रक बीमाएं आप कैसे निकालेंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। फिर भाई जो सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है केपलर का तृतीय नियम होता है, ये आपका 4 नंबर में पूछता है और लगभग हमारे हिसाब से यही 10 बार पूछा जा चुका है। कभी कभी ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है
और कभी कभी यही क्वेश्चन रेगुलरिटी से केवल इसी क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है और पूछता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो केपलर का तृतीय नियम है ये थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ जाता है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखें, चाहे आप इसको केपलर का तृतीय नियम कहें या फिर परिभ्रमण कालों का नियम कहें, दोनों आपकी बात वही है। आप इसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी कह सकते हैं। चाहे आपको कह दे केपलर का तृतीय नियम लिखिए या फिर आपको कह दे परिक्रमण कालों का नियम लिखिए, तो आपको दोनों में उसी नियम को लिखना है जो नियम हम आपको आगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या है केपलर के तृतीय नियम में कि जो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा होती है, फटाक से आप ऐसा ही फिगर बनाइए। आप यहाँ पर सूर्य स्थापित कर दीजिए, सूर्य से थोड़ी किरणें निकाल देंगे भाई, चूंकि सूर्य होगा तो तेजमान होगा, इसको नाम हम एस दे देते हैं। फटाक से कोई एक ग्रह आप यहाँ पर ए भी मान लीजिए। बिल्कुल यही कंडीशन हमने दूसरे लॉ में भी किया था, यही तीसरे लॉ में भी करेंगे कि सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होगी इसके द्वारा इसका जो चक्कर लगाया जाएगा, चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल टी का स्क्वायर इस दूरी के क्यूब के अनुपाती होता है या फिर समानुपाती होता है। यही आपका केपलर का तृतीय नियम कहलाता है। इसे थ्योरेटिकल रूप में आप कैसे समझेंगे? बिल्कुल आसान, कि ग्रह का सूर्य के चारों तरफ, कोई भी आपका ग्रह है, ग्रह का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण काल टी का स्क्वायर, टी का वर्ग, आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि टी का वर्ग सूर्य ग्रह से सूर्य की औसत दूरी आर, हमने जो आपको बताई दूरी आर, ये दूरी आपकी औसत दूरी होती है आर, इसके क्यूब के अनुपाती होता है। केवल पूरी कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। तीसरे नियम में आपको केवल इतना ध्यान रखना है, बस आपका तीसरा नियम फुल एंड फाइनल कंप्लीट। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा द्वारा लिया गया परिभ्रमण काल या परिक्रमण काल का स्क्वायर उसकी औसत दूरी के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। केपलर के तीनों नियम्स की कहानी बिल्कुल हुई समाप्त और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। अब हमें ये पूर्ण विश्वास ही नहीं, एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको केपलर के तीनों नियम में से कोई भी नियम आपको दे दिया जाता है तो आप फटाफट कर लेंगे। ठीक है, अगर भाई समझ में आ गया हो तो एक बार वाई कमेंट करिए, यस सर समझ में आ गया है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया चलिए वो एन कमेंट करिए। जिनको आ गया भाई वो वाई कमेंट करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो एन फटाफट चलिए कमेंट करिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से आपको बताएंगे। अब कहीं कहीं पर आपको ये दे दिया जाता है कि आप क्या करिए, उपग्रहों का परिक्रमण काल लिखिए। ठीक है, इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखा गया है साहब कि कभी कभी इस पर आधारित 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बट वो कभी कभी आता है। जैसे ये अभी हाल ही में 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भैया हम इसमें करेंगे क्या कि इसका सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला होता क्या है, T इज इक्वल टू 2πr/v0। यही आपका फार्मूला होता है किसी भी ग्रह का या किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल टी का। T इज इक्वल टू 2πr/v0। अब फिर जब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो v0 की जो वैल्यू आपकी होती है इसको भी आप नोट कर लीजिए, gm/r होती है, जहां पर g आपका क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जब हमने आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताया था तब हमने उसमें आपको g की वैल्यू बताई थी, तो वही यहाँ पर g है। और m क्या है आपका, m पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाता है और r आपकी पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है। जब इसी को और सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये रूट के अंदर जो आपका r है ये ऊपर जाएगा और इसमें ये जो ऊपर वाला r है इसका मल्टीप्लाई होगा। तो चाहे आप इसको यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कि r इंटू रूट आर, या फिर आप इसको रूट के अंदर r³ लिख सकते हैं। r³ कैसे लिखेंगे ये समझिए, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एराइज होता है बच्चों के माइंड में। भाई r³ को आप लिख क्या सकते हैं, r² इंटू आर, और r² को जब रूट हटाएंगे तो r कर देंगे, r√r को आप r³ लिख सकते हैं। ठीक है, तो t बराबर आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, 2π रूट के अंदर r³/gm। अब मान लीजिए आपकी जो दूरी है r इज इक्वल टू वो r+h हो जाती है, तब आपका जो परिक्रमण काल t होगा वो आपका हो जाएगा 2π रूट के अंदर r+h की होल क्यूब/gm।
अगर आपको अभी भी इसमें थोड़ा सा भी कहीं पर डाउट है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फार्मूला अपने माइंड में बैठा लीजिए, इस पे हम न्यूमेरिकल आपको निश्चित रूप से करवाएंगे, ऐसा न्यूमेरिकल जो कि क्वेश्चन में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, टी बराबर 2πr, उसके बाद रूट के अंदर r प्लस एच का होल क्यूब बाई जी, ये आपका बन जाता है दूसरा फार्मूला। अब यहाँ पर एक चीज यह नोट पॉइंट बिल्कुल नोट करिए, चूंकि नोट से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपको 10 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं तो उसमें से 8 जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके नोट पॉइंट से आएंगे। और अगर आप पांडे जी टेक्निकल से और सौरभ ओझा से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपका ना तो ऑब्जेक्टिव छूटना चाहिए भाई, और ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। तो देखिए नोट में आपका क्या है कि परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, पूछेगा कि परिक्रमण काल निम्न में से किसके संबंध में स्वतंत्र रहता है, और उसमें ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको द्रव्यमान दिख जाता है तो फट से द्रव्यमान पर आप टिक मार दीजिए और आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्या बनता है नोट, उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के द्रव्यमान या केंद्रीय पिंड के द्रव्यमान के 1/√m के समानुपाती होता है। ये थोड़ा सा कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ये आप कह सकते हैं, इसको आपको समझने के लिए ये नोट हम लोगों ने बनाया है, बट इस पे क्वेश्चन आपके एराइज होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। फिर तीसरा और सबसे बढ़िया जो आपका क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का, और सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यह है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर परिक्रमण काल का मान बढ़ता है। ये आपका होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तब आपका जो परिक्रमण काल होगा वो बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर में कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर परिक्रमण काल ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर परिक्रमण काल का मान बढ़ता है, ये आप बिल्कुल समझ के रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यहीं से करते हैं इस वीडियो का अंत, और फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, इंतजार करिए रात के 9 बजे का, और हम आपके लिए लेकर के आएंगे अगला वीडियो पलायन बेग पर आधारित। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए डेली शाम के 7 बजे हमारे चैनल पांडे जी टेक्निकल पर लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लासें, हर एक वो पॉइंट्स आपको कवर कराए जाएंगे रात के 9 बजे की पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेज में, जिससे क्वेश्चंस एराइज होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।